हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में, है ना। अब मौलिक अधिकार जिसका एग्जामिनेशन जैसे एनटीपीसी का पेपर हो गया या फिर ग्रुप डी का पेपर हो गया, इसमें एक क्वेश्चंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वैसे ही आज हम लोग मौलिक अधिकार जो कि संविधान का भाग 3 वाले पार्ट्स में आता है, जिसको फंडामेंटल राइट्स हम बोलते हैं, 12 से 35 के बीच में होता है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हर आर्टिकल को बारी बारी से देखेंगे कि कहाँ पे इसका मतलब किस आर्टिकल का यूज कैसे हुआ है और एग्जामिनेशन में इसका क्या महत्व है, हम ये भी देखेंगे। तो आप फर्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सूची वगैरह दिया हुआ है, जैसे मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार ये आपका 12 से 13 में है कि इसके परिचय के बारे में है। फिर समानता का अधिकार तो 14 से 18 के बीच में, जैसे 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, इसके बारे में देखेंगे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार कि हमें किस टाइप का स्वतंत्रता मिला है, कब हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीना जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कब शोषण हो सकता है हमारा और उसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किस टाइप की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको दिया गया है, उसके बारे में है। फिर सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, किस टाइप का शिक्षा, इसी में जो भी रिजर्वेशन वगैरह की बात कही गई है वो 19 से 30 के बीच में है। इस सभी के बारे में हम सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। फिर संवैधानिक उपचारों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे कि मौलिक अधिकार हमारा क्या है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों में मूल अधिकारों को जो सरकार छीन नहीं सकती है। यहाँ पे ये मेंशन है कि सरकार छीन नहीं सकती है, बट कुछ ऐसे केस बनते हैं जहाँ पे सरकार हमारे अधिकार को छीन सकती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार सरकार जो है इसे जो है ना मौलिक अधिकार के कैटेगरी से इसको बाहर कर चुकी है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है, कैसे है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय राज्य की मनमानी पर अंकुश, अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित। मतलब कि ये जो मौलिक अधिकार है जो ये आपका अमेरिका से इससे प्रेरित है। यहाँ पे कुछ मौलिक अधिकार के वही सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि हमने पीछे स्लाइड्स में पढ़े हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है 14 से 18 के बीच में, तो 14 से 18 के बीच की अगर हम बात करें तो ये बात करता है समानता का अधिकार, मतलब सबको समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई महिला है तो उसको कम अधिकार होगा और कोई पुरुष है तो उसको ज़्यादा अधिकार होगा। ठीक है, अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको कम अधिकार होगा, या फिर कोई आदिवासी टाइप का है, ट्राइबल है, उसको कम अधिकार होगा। सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। 14 से 18 हमारा यही कहता है। तो अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष असमान नहीं होगा। राज्य किसी को भी भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके कहने का मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूसरी जगह के हैं तो आपके साथ कुछ अलग व्यवहार और हम यहाँ के हैं तो हमारे के साथ ऐसा होगा। ठीक है, कानून के सामने हर व्यक्ति विधियों के समान संरक्षण होगा। सरकार भेदभाव इसमें कर सकती है। इसमें सरकार, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सरकार इसमें भेदभाव कर सकती है। सिर्फ सरकार कर सकती है, सरकार भेदभाव कर सकती है इसमें, बट वो भी किस केस में करेगी वो अभी हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें आर्टिकल 14 में बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, जो राज्य जैसे हम इंडिया है वो एक प्रकार से राज्य ही है, तो राज्य किसी भी व्यक्ति को, नागरिक हो या गैर नागरिक हो, कुछ भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। उसके साथ विधि के समक्ष समता होगा और विधियों का समान संरक्षण होगा उसके प्रति, और उससे उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसी में और भी चीज है, आर्टिकल 14 में और भी है कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। ये आर्टिकल 14 में ही है, इक्विटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता। ये अवधारणा जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के इसका मतलब हुआ, अगर ये चीज है कि जैसे यहाँ पे लिखा गया
कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं है। मतलब कानून सबके लिए बराबर है, किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं है। आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है। ठीक है, और ये जो लिया गया है ये लिया गया है ब्रिटेन से। मतलब कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर होगा। अभी मैं आर्टिकल 14 की ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद इसी में एक है कि विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। ये था विधि के समक्ष समता, और मैंने यहाँ पे बताया विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर परिस्थितियां समान हैं तो उसमें समान व्यवहार किया जाएगा, अगर परिस्थिति असमान है तो उसमें अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कैसे है, इसको भी हम आगे अभी देखते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे विधि के समान संरक्षण का मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को अधिकार प्राप्त है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोगों को, या संसद में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है। अगर स्थिति असमान होती है तो उस केस में उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 15 में भेदभाव का निषेध है, मतलब कि आप किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु महिलाओं, बच्चों और ST/ST के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। ये आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है। ठीक है, और ये किसको है? सिर्फ नागरिकों को, सिर्फ नागरिकों को ये है, ये सिर्फ नागरिकों को प्रदान ये अधिकार है कि आप किसी के साथ भी जाति, धर्म के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के अधिकार पे भेदभाव नहीं करेंगे। सिर्फ महिलाओं और बच्चों और ST/SC, 3 कैटेगरी आती हैं। कौन कौन? महिलाओं, बच्चों और ST/SC, इनको विशेष प्रावधान है। ठीक है, अब आर्टिकल 15 में बहुत सारे हैं, जैसे 15(1) है, 15(2) है, 15(3) है, 15(4) है, 15(5) है, 15(6) है। तो इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे 15(1) की बात करते हैं। 15(1) में क्या डिस्कस किया गया है? तो 15(1) में ये बताया गया है कि आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, किसी भी, चाहे वो राज्य हो, इसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है केवल नागरिक के लिए है, केवल नागरिक के लिए। 15(2) हमारा क्या कहता है? 15(2) हमारा कहता है कि राज्य के साथ व्यक्ति को भी, राज्य प्लस व्यक्ति, मतलब कि राज्य जैसे आपका भारत देश हो गया, और हर व्यक्ति, कि आप किसी के साथ भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी होटलों में, भोजनालय में, मनोरंजन स्थान में प्रवेश में मनाही नहीं होगी। ये किसी को भी परमिशन नहीं दिया जाएगा, ना ही राज्य को और ना ही व्यक्ति को। ठीक है, आप इसको नहीं रोक सकते हैं कि जैसे भोजनालय में जाना है तो आप यहाँ पे इसको नहीं रोक सकते हैं, किसी मनोरंजन के स्थान पे इसको जाना है तो आप इसके जाति, लिंग के आधार पे आप इसको नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, होटलों में जाना हो वहाँ पे भी आप इसको नहीं रोक सकते हैं, इसको यहाँ पे अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? 15(3) जो है वो कहता है कि स्त्रियों और बालकों, स्त्रियों जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, और बालकों, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, आप विशेष प्रावधान कर सकते हैं, इसके लिए आप विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है। विशेष प्रावधान राज्य या व्यक्ति कर सकता है। जैसे स्त्रियों के लिए प्रस्तुति अवकाश की बात हो गई, प्रस्तुति अवकाश। ठीक है, बालकों के लिए कोई पोषाहार की बात हो गई, पोषाहार विशेष, पोषाहार
ये सारा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम 15.3 की बात करते हैं। अब 15.4 में है, 15.4 की बात करते हैं। तो 15.4 में क्या है, 15.4 की बात करते हैं। 15.4 में है कि एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए आप विशेष प्रावधान दे सकते हैं, विशेष प्रावधान दे सकते हैं। इस चीज में विशेष प्रावधान दे सकते हैं, जैसे कि निर्वाचन में जो जो भी इलेक्शंस वगैरह होता है, निर्वाचन के सीटों के लिए, ये सीटों के लिए आप यहाँ पे इनको प्रावधान दे सकते हैं। कोई भी शुल्क वगैरह देना है उसमें आप इनको छूट दे सकते हैं, शुल्क में छूट। अगर शुल्क में छूट हो कि जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 लग रहा है तो उनको वहाँ पे छूट प्रदान किया जाएगा। ये आर्टिकल 15.4 में ये बात कही गई है, 15 के 4 में कही गई है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशंस में अगर आता है कि एसटी एससी के रिगार्डिंग कि शुल्क में छूट या फिर निर्वाचन के सीटों के लिए जो प्रावधान है वो किस में है, तो आप अगर आर्टिकल 15 है तो 15 करेंगे, और अगर 15.4 है तो आप 15.4 में करेंगे। और इसको कब जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था 1951 में, 1951 में जोड़ा गया था प्रथम संशोधन के द्वारा, प्रथम संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। प्रथम संशोधन इसमें किया गया था और उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था कि एसटी और एससी को विशेष प्रावधान दिया जाएगा, वो भी निर्वाचन सीट के लिए और शुल्क में छूट के लिए। अभी इनको रिजर्वेशन, एडमिशन के लिए रिजर्वेशन, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की जो बात है वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है आर्टिकल 15 का 5। आर्टिकल 15 का 5 क्या कहता है, इसको देखते हैं। ये कहता है कि जो भी ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इन सब के लिए, इन सब के लिए जो भी शैक्षणिक संस्थान है, मतलब कि शिक्षा का जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान जो है उसमें इनको प्रवेश में छूट मिलेगा, प्रवेश में छूट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो निर्वाचन सीट के लिए था शुल्क में छूट था, ये 15 के 4 में था, और 15 के 5 में इनको शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में छूट और शुल्क में छूट, शुल्क में छूट, ये 15.5 की बात है। ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 93वां संशोधन द्वारा, 93वां संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 2005 में। फिर हमारा आता है आर्टिकल 15 का 6। 15 का 6 में क्या कहता है, जो ईडब्ल्यूएस मतलब जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, ये 15.6 में ये कहा गया है कि 10% का, 10% का जो है अतिरिक्त आरक्षण, 10% का अतिरिक्त आरक्षण किसको मिलेगा, स्वर्णों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, स्वर्णों को। आर्थिक रूप से जो पिछड़े स्वर्ण होंगे उनको दिया जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को ये दिया जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या, ये 10% आरक्षण किस चीज की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 15.6 में जैसे स्कूल वगैरह में अगर आपको स्कूल में लेना है, या किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन अगर आपको लेना है, या किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो उसमें आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 15 का 6 हमें बताता है। ठीक है, ये कौन सा संशोधन है, तो ये संशोधन है 103वां संशोधन है, 103वां, ये 103वां संशोधन है, ये याद करके रखिएगा, कभी भी आ सकता है। ये कब हुआ था, ये हुआ था 2019 में, ये 2019 में 103वां संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल कहाँ तक पढ़ लिया, आर्टिकल किसकी हम बात कर रहे थे, हम अभी ये आर्टिकल 15 की हम बात कर रहे थे, जिसमें भेदभाव का निषेध है, तो उसकी हम बात कर रहे थे। अभी आगे और भी देखेंगे कि आर्टिकल 16 में क्या है, जैसे यहाँ पे 16 मेंशन नहीं है तो 16 में क्या है, यहाँ पे शायद से आर्टिकल 16 यहाँ पे है,
अवसर की समानता। ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे अभी आगे आर्टिकल 16 में क्या है। एक नया पेज ले लेते हैं। चलिए आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 ये सिर्फ और सिर्फ केवल नागरिकों के लिए है, केवल नागरिक के लिए, केवल या नागरिक को है। लोक नियोजन, जो लोक नियोजन होता है, अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, जैसे किसी भी प्रकार का, जैसे कोई भर्ती करना हो कहीं पे, या किसी को कोई अवकाश देना हो, अवकाश का मतलब छुट्टी, अवकाश देना हो, या फिर कोई पेंशन वगैरह की बात हो रही है, ठीक है, या किसी को कोई प्रमोशन वगैरह देना हो, प्रमोशन वगैरह में हम जो है आर्टिकल 16 का यूज करते हैं। अब इसमें भी एक आर्टिकल, ये आर्टिकल 6 का 1 है और ये आर्टिकल 6 का 2 है। आर्टिकल 6 का 2 क्या कहता है? आर्टिकल 6 का 2 कहता है कि आप धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास स्थान, निवास स्थान, जैसे मान लीजिए कि कोई धर्म का है, किसी धर्म का है, कोई मूल वंश का है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, इसके आधार पे आप किसी को भर्ती नहीं दे सकते हैं, किसी को अवकाश नहीं दे सकते हैं, किसी को पेंशन नहीं दे सकते हैं, किसी को प्रमोशन नहीं दे सकते हैं। तो आप इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है ना। और किसी को आप आपात नहीं करेंगे, आपात, किसी को आपात नहीं, किसी को आपात नहीं। आर्टिकल 16 का 3 कहता है संसद के पास शक्ति है। 16(3) में संसद के पास शक्ति है कि वो भेदभाव कर सकता है। संसद के पास शक्ति है कि निवास स्थान के हिसाब से, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। सिर्फ ये संसद को शक्ति है, आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? इसमें एसटी एससी को जो आरक्षण है, राज्य के जो भी अधीन सेवाएं हैं, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण, पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण, जबकि जो सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिया जाता है एसटी एससी को, सरकारी नौकरी में वो 16(4) के थ्रू ही दिया जाता है। सरकारी नौकरी में जो भी आरक्षण है 16(4) के लिए ही दिया गया है। ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं कि 16(4) का फिर एक ए आएगा, 16(4) का आएगा ए, उसमें किस चीज की बात कही गई है? आर्टिकल 16(4) में इसका ए, पदोन्नति में आरक्षण, मतलब इसमें भी आपको आरक्षण मिलेगा, और ये भी किसके लिए है? तो एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए। और ये कब जोड़ा गया था?
77वां संविधान संशोधन 1995 में इसको ऐड किया गया था कि अब ST/SC को यहाँ भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो 16(4) में इनको आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरी में, और 16(4)A में अगर पदोन्नति में भी आरक्षण देना है तो वो भी इनको मिलेगा। 16(5) की आर्टिकल 16(5) इसमें हम बात करते हैं धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के व्यक्ति के नियोजन का प्रावधान, ठीक है। और 16(6) में दिया गया है कि अगर जैसे 16(5) में ये बताया गया है कि कोई भी धार्मिक संस्था है तो उसमें उसी धर्म के व्यक्ति का नियोजन होगा, 16(5) में दूसरे धर्म के व्यक्ति का नियोजन नहीं होगा। 16(6) में एक ये भी फिर स्वर्णों के लिए आ गया, 16(6) में स्वर्णों के लिए, और किसमें, सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण है सरकारी नौकरी में, ये स्वर्णों के लिए ये 16(6) में है। आपने पीछे पढ़ा था कि 15 में 15(6) में स्वर्णों के लिए 2019 में एक संशोधन करके 10% का आरक्षण दिया गया था, और यहाँ पे आपको 16(6) में स्वर्णों के लिए सरकारी नौकरी, और ये कौन सा था, ये था आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और ये है सरकारी नौकरी में आपको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, 10% का आरक्षण आपको मिलेगा, इसको हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कहते हैं। ठीक है ना, 10% का मिलेगा इसमें। ये भी कौन सा है, ये 103वां संशोधन है, ये भी, और वो वाला भी 103वां ही संशोधन था। EWS का निर्धारण जो है वो कौन करेगा, वो राज्य करेगा। ठीक है ना, और इसमें जो है 8 लाख से जिसकी वार्षिक आय कम होगी, वार्षिक आय 8 लाख से जिसकी कम होगी उसको ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं 17, आर्टिकल 17 हमें क्या कहता है, यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 17 की हम बात करते हैं। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब कि छुआछूत, जिसको हम बोलते हैं छुआछूत का उन्मूलन जो है आर्टिकल 17 में किया गया है। ठीक है, इसमें यह है कि छुआछूत का अंत किया गया है, इसका पालन ना करना दंडनीय अपराध है। ये अपराध अधिनियम 1955 में भी ले आया गया था, अस्पृश्यता का अधिनियम 1955। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं आगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है ना कि क्या क्या चीज़ों है, तो जैसे आर्टिकल 17 में किस किस चीज़ों पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आर्टिकल 17 तो आप जान गए कि छुआछूत के लिए है। इसका 1976 में नाम भी बदल दिया गया था, इसका नाम बदल के रख दिया गया था नागरिक अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ये छुआछूत का है इसका नाम बदल के क्या रखा गया था, तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। और ये अपराध अगर आप किसी के साथ भी ऐसा करते हैं छुआछूत वाला, तो ये 1955 में एक अधिनियम आया था, उसके द्वारा आपको जो है किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज पे आप किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। पूजा पे आप किसी को भी रोक नहीं लगा सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर, कोई भी सार्वजनिक स्थल है वहां पे आप किसी को जाने से नहीं रोक सकते हैं। सार्वजनिक स्थल, अपमान नहीं कर सकते हैं, अपमान करना ये भी दंडनीय अपराध की कैटेगरी में आएगा। व्यापार में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, व्यापार में आप भेदभाव करेंगे तो भी ये दंडनीय अपराध 1955 के उसमें आएगा।
और जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर आप बुक वगैरह लिखते हैं या कोई भी, जैसे मान लीजिए कि किताब है और उसमें, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर है या कोई भी यानी कोई भी मतलब आर्टिकल, किताब हो गया या न्यूज़पेपर हो गया या कोई भी दर्शन वगैरह है, इसमें आप किसी, अगर आप ये कहते हैं इस किताब के थ्रू, अगर किसी को भी आप ये कहते हैं कि जो है छुआछूत एक अच्छी चीज़ है, तो ये भी आपके दंडनीय अपराध ही होगा, ये भी दंडनीय अपराध ही होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में सिर्फ यही था कि छुआछूत के लिए आपको मतलब दंड दिया जाएगा 1955 अधिनियम के अनुसार, 1955 अधिनियम के अनुसार। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत मतलब जो भी उपाधि मिली है, जैसे सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त सरकार कोई उपाधि नहीं देगी। कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, बट इसको फिर से इसको लागू कर दिया गया था। कैसे क्या है उसको भी हम देखते हैं। आर्टिकल 18 में था उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में था उपाधियों का अंत। इसमें कैसे क्या था, तो जैसे मान लीजिए कि पहले उपाधि दिया जाता था ना भारत रत्न, अभी भी दिया जाता है भारत रत्न, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में आपके बहुत सारे 3 कैटेगरी के पुरस्कार आ जाते हैं। इसमें आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्मश्री, ये 3 जो हैं ये उपाधियां हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि इसको मतलब इसका अंत किया जाएगा। तो कब से कब तक इसको स्थगित किया गया था, तो 1977 से 79 तक ये था, स्थगित था। बट फिर से इसको पुनः स्टार्ट किया गया 1980 में, पुनः प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें ये बताया गया कि ये उपाधियां नहीं हैं, मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये उपाधियां की कैटेगरी में नहीं आएंगी, ये आएंगी अलंकार की कैटेगरी में। अलंकार, ये अलंकार की कैटेगरी में ये आएगा, मतलब ये उपाधि नहीं है, ये अलंकार है। और एक केस हुआ था बालाजी राघवन और बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बालाजी राघवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो है ये मतलब अलंकार होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, अलंकार होगा, अलंकार से सम्मान किया जाएगा, किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। बट इसमें कुछ कंडीशन रखी गई कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपको भारत रत्न मिल गया, पद्म पुरस्कार मिल गया, कुछ भी कोई भी अगर आपको अलंकार मिलता है, तो आप अपने नाम के पहले आगे या पीछे आप ये नहीं लगाएंगे कि पद्म विभूषण विजेता फलाने चाहे XYZ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप इस अलंकार का नाम के आगे या पीछे, नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा, नाम के आगे या पीछे इसको नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आगे हम फिर बात करते हैं, ये आर्टिकल 14 से 18 का हो गया। ठीक है ना, 14 से 18। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा रहेगा, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आपको बोरियत भी फील नहीं होगा। उसमें हम 19 से 22 के बारे में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार किस टाइप के स्वतंत्रता का अधिकार है, कब हमारी अधिकार को छीना जा सकता है, कब हम क्या है। तो जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन, संघ बनाने की, देश में कहीं भी भ्रमण करने का, देश के किसी भी भाग में निवास करने का, कोई भी व्यक्ति जीविका अपनाने का। बट इसमें भी कंडीशंस क्या हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे 20 में है अपराध के लिए, अपराध के लिए अगर आप अपराध करते हैं तो उसमें किस टाइप का जो है आपको स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है, शिक्षा में किस टाइप का अधिकार है, गिरफ्तारी में किस टाइप का आपको है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप सभी हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।